एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। आवाज है दादा की। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमौला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमौला खाओ, कुछ भी बचाओ। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ था श्री अनिल मित्तल जी और अखिल भारतीय साहित्य परिषद के हमारे ट्रेजरर जो हैं राकेश गुप्ता जी, जो साधना टीवी के चेयरमैन होते हैं, और एक अपना अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से प्रवीण आर्य यानी कि मैं, हम तीनों लोगों ने एक प्रण किया था कि जब हम ये सतमौला कवियों की चौपाल प्रारंभ करेंगे तो कभी इसको रुकने नहीं देंगे। और ये तीनों कृत संकल्प हैं, तीनों कृत संकल्प हैं। इसके लिए जोरदार ताली के साथ सतमौला कवियों की चौपाल आज 18वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। सतमौला कवियों की चौपाल का ये प्रयास तीनों जो हमारे साथी हैं, जिसमें मैं भी सम्मिलित हूँ, सामूहिक रूप से प्रारंभ हुआ था। 17वें वर्ष में जब हम प्रारंभ किया था तब भी हमारे लिए पुनीत अवसर था कि हमारे माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी इस कार्यक्रम में सतमौला के कैंपस में उपस्थित थे। और आज पुनः हमारे लिए बड़े आनंद का विषय है कि आज हमारे साथ सतमौला कवियों की चौपाल जब 18 वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। 15 अगस्त 2004 को ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और उस समय शायद श्री अनिल मित्तल जी ने भी कल्पना नहीं की थी कि हम 18 वर्ष तक ये कार्यक्रम ले जाएंगे। और लेकिन इनका जो संकल्प है कि चाहे 25 हो, यानी जीवन पर्यंत, यानी कि ये एक जीवन की सफलता का मंत्र है, जिसके साथ चलो, पूर्णतः समर्पण और विश्वास के साथ चलो। सतमौला कवियों की चौपाल समर्पण और विश्वास का नाम है, सतमौला कवियों की चौपाल। आप आज हमारे साथ उपस्थित हैं दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी, स्वयं हमारे कार्यक्रम के संयोजक और स्पॉन्सर जिसको बोला जाता है वो है हमारे श्री अनिल मित्तल जी, भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री अतुल गंगवार जी। अतुल गंगवार जी भारतीय चित्र साधना के मुख्य ट्रस्टी के साथ साथ आप संस्थापक सचिव हैं और बहुत बड़े फिल्मकार हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं स्पीडवेल के डायरेक्टर श्री नीरज गुप्ता जी, वह हमारे कार्यक्रम के विशेष सहयोगी हैं। हमारे बीच में श्री ब्रजेश गर्ग जी हमारे विशेष सहयोगी उपस्थित हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर श्री अक्षय कुमार अग्रवाल जी।
इतनी महान विभूतियों के बीच में आज सतमोला कवियों की चौपाल के विशेष एपिसोड हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिस कवि को मैं सबसे पहले प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, सुनहरी लाल वर्मा जी को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सुनहरी लाल वर्मा जी की एक कविता बड़ी सुप्रसिद्ध हुई है कि चंदा मामा दूर के। चंदा मामा दूर के एक वस्तुतः गुदगुदाने वाली कविता है। देखिए, जो व्यंग होता है ना, व्यंग, हास्य और व्यंग और हास्य में फ़र्क होता है। ये आपको विशुद्ध रूप से व्यंग नहीं, हास्य सुनाया गया था। अब मैं एक व्यंग की कविता के रूप में मैं श्री सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी को आग्रह करता हूँ, एक व्यंग कविता के रूप में चंदा मामा दूर के। बहुत इसमें कल्पनाशीलता किस प्रकार से इन्होंने प्रयोग किया जाए, जोरदार ताली के साथ सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी स्वागत है। सबसे पहले सतमोला कवियों की चौपाल को प्रणाम करता हूँ। 18वें वर्ष में प्रवेश होने पर ऐसे युवा और वोटर बनने का सौभाग्य मिला है, वोट देने का अधिकार मिल गया है अब, तो मैं इनको प्रणाम करता हूँ और इनके सभी प्रायोजकों को मैं प्रणाम करता हुआ मैं बताना हूँ कि आप हवाई जहाज़ में ऊपर उड़ कर के देखो एक बार, ऊपर से सारी धरती जो है ना एक सी दिखाई देगी, सब जगह मकान मकान प्लॉट दिखाई देंगे। कई बार सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि ये सब जगह प्लॉट और मकान बन जाएंगे, कॉलोनियाँ बन जाएंगी, तो अनाज कहाँ पैदा होगा? जो अनाज वाली जगह है वो सब की सब घेर ली सा चारों तरफ। किसी ने फार्म हाउस के लिए लेके डाल रखी है और किसी ने किसी लिए। तो ये हवाई जहाज में बैठ के लिखी गई कविता थी। स्वागत। हमारी माता बहनें हमें बचपन में एक लोरी सुनाती थी और हम भी अपने बच्चों को सुनाते रहे कि चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, आप खाएं थाली में मुन्ने को दें प्याली में, चंदा मामा दूर के। बहुत अच्छा। इस कविता को आज माताएं और बहनें अपने परिवार के बच्चों को इन कॉलोनियों में कैसे सुना रही हैं? वाह, स्वागत। कि चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, सब प्रॉपर्टी डीलर तुमको देख रहे हैं दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, सोच रहे हैं चंदा पर भी कॉलोनी कट जाए, चंदा मामा की प्रॉपर्टी आपस में बट जाए, और फिर हम सब मिल कर के बांटें, फिर हम सब मिल कर के बांटें लड्डू मोती चूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। हम भी सोच रहे हैं अपनी भी किस्मत खिल जाए, हम भी सोच रहे हैं अपनी भी किस्मत खिल जाए, एक सस्ता सा प्लॉट हमें भी किस्तों पे मिल जाए, और बच्चे देख रहे हैं सपने, बच्चे देख रहे हैं सपने सबसे लंबे टूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। और ये खबरें जब मेरी पत्नी ने सुनी, अभी चंद्रमा बहुत देर से निकला था इस साल, करवा चौथ निकला ही नहीं था समझ लो। तो जो ये आपकी बार प्लॉट कटे वहां पे, तो तुम भी ले लेना एक, करवा चौथ का व्रत रखने के लिए वहीं जाया करेंगे। तो मैंने फिर उनकी विचारधारा को अपनी 4 पंक्तियों कि पत्नी की है सोच चांद पर करवा चौथ मनाऊं, पत्नी की है सोच चांद पर करवा चौथ मनाऊं, अपने प्राणनाथ पर मैं ऊपर से अर्घ और मेरा पति धरती से देखे, मेरा पति धरती से देखे जलवे मेरे नूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के,
चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। और सोच रही है बहू मून लाइट में खाना खाना, सोच रही है बहू मून लाइट में खाना खाना। चंदा पर ही डिनर करूंगी उसने भी है ठाना। अरे बहुत खा चुकी सिके पराठे, बहुत खा चुकी सिके पराठे, धरती पर तंदूर के। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। और जो नेता इलेक्शन हार जाते हैं या उन्हें टिकट नहीं मिलती, वो क्या सोचते हैं अब कहीं और, कहीं विधानसभा बननी चाहिए, कहीं और संसद बननी चाहिए। तो नेता सोच रहे चंदा पर भी संसद बन जाए, नेता सोच रहे चंदा पर भी संसद बन जाए। और कहीं विधानसभा का झंडा लहर लहर लहराए, और वहां इलेक्शन हो हम बांटें, वहां इलेक्शन हो हम बांटें, पौए रस अंगूर के। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। सब लोगों को वहाँ प्लॉट और फ्लैट मिल सकते हैं, रजिस्ट्री हो सकती है, लेकिन एक किस्म का आदमी ना जाए वहाँ जिसकी दाढ़ी मूछ इतनी इतनी है, बस ये विवादित ढांचे की तरह फ्रेंच कट। क्योंकि वहाँ के कंप्यूटर में ये शकल फीड नहीं है, क्योंकि किसी और दूसरे ग्रह का आदमी समझाएंगे। अगर फ्रेंच कट दाढ़ी वाले प्लॉट वहाँ पर लेंगे, अगर फ्रेंच कट दाढ़ी वाले फ्लैट वहाँ पर लेंगे, और वहाँ एलियन अगर मिल गए तो तुरंत धर लेंगे। और हो सकता है उन्हें समझ लें, हो सकता है उन्हें समझ लें, ये वंशज लंगूर के। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। सब प्रॉपर्टी डीलर तुमको देख रहे हैं घूर के। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा। सतमोला कवियों की चौपाल में ये थे सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी। बहुत ही इस कविता का आनंद लिया। राजनीति के अंदर इतनी तनाव होते हैं, राजनीतिक सामाजिक जीवन में तनाव होते हैं। इसके तनाव से मैं 100% मुझे विश्वास है कि श्री राम निवास गोयल जी, आराधनीय हमारे अध्यक्ष जी, और इतने सम्मानित अतिथि अपने तनाव मुक्त हो गए होंगे। नौशा खां गाजी जी हमारे बीच में, इत्र की नगरी से हमारे बीच में पधारे हैं। मैं एक बहुत ही प्यारी गज़ल के लिए उनका आमंत्रित करता हूँ। नौशा खां गाजी जी। सतमोला कवियों की चौपाल के सुनने वालों को मैं धन्यवाद देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि गज़ल। हाँ, स्वागत है सर। खुदासियों की जो रहे गुजर पे चराग उल्फत जला रहे हैं। उदासियों की जो रहे गुजर पे चराग उल्फत जला रहे हैं। उजाले हाथों, उजाले हाथों में अपने लेकर, उजाले हाथों में अपने लेकर वफा की राहें खिला रहे हैं। और आर्या जी साहब। उजाले हाथों में अपने लेकर वफा की राहें खिला रहे हैं। नजर में बिजली, अदा में जादू, नजर में बिजली, अदा में जादू
है जुल्फ कांधे पे जैसे शबनम, नजर में बिजली अदाओं में जादू, है जुल्फ कांधों पे जैसे शबनम। जमाने वालों जरा संभलना, वो रुख से पर्दा उठा रहे हैं। जमाने वालों जरा संभलना, वो रुख से पर्दा उठा रहे हैं। उजाले जिगर में है दर्द इतना गहरा, आजा जी, जिगर में है दर्द इतना गहरा कि एक दरिया भी डूब जाए। जिगर में है दर्द इतना गहरा कि एक दरिया भी डूब जाए। जमाने वाले समझ रहे हैं, जमाने वाले समझ रहे हैं, हम हंस के गजलें सुना रहे हैं। जमाने वाले समझ रहे हैं, हम हंस के गजलें सुना रहे हैं। उदासियों की जो रहे गुजर पे, उजाले हाथों में अपने लेकर वफा की राहें खिला। वाह, हमारे बीच में उपस्थित हैं बहुत ही श्रेष्ठ कवि, और अभी आप जिनको सुन रहे थे वो थे नौशाद खां गाजी। अब मैं अरुण साहिबाबादी जी जो हमारे बीच में पधारे हैं गाजियाबाद से, अरुण साहिबाबादी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा उस रचना के लिए जिसमें उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात करी है। हिंदू राष्ट्र क्या होता है, संभवतः हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो मोदी की भी बात करी और कई लोगों की बात करी। मेन तो ये है कि अगर हम मोदी जी की बात करें और योगी जी की बात करें, इन सब पर जो सबसे पहले जो है, अगर राम मंदिर वाली रचना अगर आप हमें आज सुना पाएंगे तो बड़ा आपकी कृपा होगी राम मंदिर पर। जोरदार तालियों के साथ राम मंदिर के लिए रचना के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं देश के मशहूर शायर श्री अरुण साहिबाबादी जी। जी सर जी। मित्रों देखिए, राम जी पर एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। जितना बाहर हूँ इतना ही अंदर हूँ मैं, जितना बाहर हूँ इतना ही अंदर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं। इसका ना और है ना कोई छोर है, बढ़ते जाओ अभी और है, इसका ना और है ना कोई छोर है, बढ़ते जाओ अभी और है। आस्था का कोई समंदर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, जितना बाहर हूँ इतना ही अंदर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं। राम जी इस जगह पर ही पैदा हुए, लड़खड़ाए यहीं और घुटनों चले, राम जी इस जगह पर ही पैदा हुए, लड़खड़ाए यहीं और घुटनों चले, उनके बचपन का दिलचस्प मंजर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं। भूलने दूंगा हरगिज न तुमको उन्हें, याद आएंगे कोठारी बंधु तुम्हें, भूलने दूंगा हरगिज न तुमको उन्हें, याद आएंगे कोठारी बंधु तुम्हें, उनके बलिदान की एक
पिक्चर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, जितना बाहर हूँ इतना ही अंदर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, जिसमें हिंदू मुकम्मल जगह पाएगा, एक दिन अपना वो राष्ट्र बन जाएगा, जिसमें हिंदू मुकम्मल जगह पाएगा, एक दिन अपना वो राष्ट्र बन जाएगा, उसके आधार का पहला पत्थर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, जितना बाहर हूँ इतना ही अंदर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं। एक सतमौला कवियों की चौपाल में जो आज हमारे बीच में पुनः उपस्थित हैं, बहुत ही देश के वरिष्ठ ओज कवि सरधना की सरजमी से हमारे बीच में आए हैं, और उनके लिए मैं दो पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं कि देख कर काली घटाएं सोच मत अंजाम की, नोच ले दुश्मन की गर्दन पंख भी परवाज भी। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री संजय जैन जी। जोरदार तालियों के साथ संजय जैन जी का मंच को प्रणाम है, आप सबकी आदरणीय गौरवमय उपस्थितियों को नमन है। और अधिक भूमिका न बनाते हुए सीधी सीधी में रचना पर आता हूँ। हिंदू धर्म क्या है और हिंदुत्व क्या है, उस पर मेरी एक रचना है, वो मैं कहने जा रहा हूँ। स्वागत है। पढ़े। संस्कार और मर्यादाओं को सीखना हो कैसे जिया जाए यहाँ, ये हमें सिखाता है। हिंदू धर्म क्या है? संस्कार और मर्यादाओं को सीखना हो कैसे जिया जाए यहाँ, ये हमें सिखाता है हजारों पंथ पर संघर्ष कभी नहीं, देख 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 के ये मन हर्षाता है हजारों पंथ पर संघर्ष कभी नहीं, देख 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 के ये मन हर्षाता है। और हिंदू धर्म उत्सवों का धर्म कहलाता है जी, होली है दिवाली है ये खून ना बहाता है। बहुत अच्छे। कि हिंदू धर्म उत्सवों का धर्म कहलाता है जी, होली है दिवाली है ये खून ना बहाता है। और आए जो विदेशी मेरे देश को भी लूटने जी, आए जो विदेशी मेरे देश को भी लूटने जी, बेटियों की शादी भी वो यहाँ कर जाता है। बहुत बढ़िया। मेरे देश में है कुंभ कावड़, मेरे देश में जाते हैं करोड़ों लोग यहाँ इस स्नान को। मेरे देश में है कुंभ कावड़, मेरे देश में जाते हैं करोड़ों लोग यहाँ इस स्नान को। संयमों से है भरा ये धर्म है हमेशा मेरा, घंटियों की मधुवाणी लगे रस पान तो। संयमों से है भरा ये धर्म है हमेशा मेरा, घंटियों की मधुवाणी लगे रस पान तो। और गले से लगाता है ये किसी भी सताए को, हिंदू धर्म की होती है यही पहचान तो। कि गले से लगाता है ये किसी भी सताए को, हिंदू धर्म की होती है यही पहचान तो। और हर हर महादेव कानों में जैसे ही पड़े, हर हर महादेव कानों में जैसे ही पड़े, ऊंच नीच छोड़ सब हो जाए समान तो। और एक विशेषता जो हिंदू धर्म के अंदर है वो कहीं नहीं है, उस विशेषता को मैं कहने जा रहा हूँ कि पूजा व आराधना भी भिन्न भिन्न, भले ही हो रूप शिव के हैं सभी मान्यता हर एक है। पूजा व आराधना भी भिन्न भिन्न, भले ही हो रूप शिव के हैं सभी मान्यता हर एक है। नाम भी अनेक है मान्यता अनेक है, नहीं दुख दे किसी को सभ्यता ये एक है। नाम भी अनेक है मान्यता अनेक है, नहीं दुख दे किसी को सभ्यता ये एक है। और गाय को भी माँ माने, चंदा को भी मामा माने, जल थल वायु से तो रिश्ते अनेक हैं। कि गाय को भी माँ माने, चंदा को भी मामा माने, जल थल वायु से तो रिश्ते अनेक हैं। और कन्याएं पूजते हैं बेटियों को देवी माने, कन्याएं पूजते हैं बेटियों को देवी माने। मेरे हिंदुओं के सारे संस्कार हिंदुओं के सारे संस्कार हैं। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ, और ये पंक्तियां तब मैं भरपूर जाता हूँ कहने के लिए जब भारत माँ के टुकड़े पर टुकड़े टुकड़े पर टुकड़े जाते हैं। यदि मेरी भारत माँ ने तीसरा नेत्र खोल दिया तब क्या होगा?
कि काट काट दे रही है मेरी देवी माँ, उन्हें भी रावण जो छिपे हुए हैं साधुओं के भेष में। क्या बात है। काट काट दे रही है मेरी देवी माँ, उन्हें भी रावण जो छिपे हुए हैं साधुओं के भेष में। जानती सभी को है ये कौन कौन कर रहा है, जानती सभी को है ये कौन कौन कर रहा है साजिशें ये खंड खंड की हमारे देश में। जानती सभी को है ये कौन कौन कर रहा है साजिशें ये खंड खंड की हमारे देश में। और पापियों के पाप को भी लांग जाए यदि कोई, तांडव है करे जिसी भी खोल सभी केस में। कि पापियों के पाप को भी लांग जाए यदि कोई, तांडव है करे जिसी भी खोल सभी केस में। और नरमुंडों की मालाओं को टांग देगी खुंडियों पे, नरमुंडों की मालाओं को टांग देगी खुंडियों पे। आ गई जो देवी माता माँ काली के, देवी माता माँ काली के आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये थे संजय जैन जी सरधना की सरजमी से। सरधना एक क्रांतिकारियों की एक उर्वरा भूमि रही है, और उस उर्वरा भूमि से गीत निकले ऐसा तो हो नहीं सकता, औज निकलेगा ये मुझे पूरा विश्वास था। इसलिए मैंने संजय जी को इतनी देर रोके रखा। अब समय हो गया है एक कमर्शियल ब्रेक का। सतमोला कमियों की चौपाल में एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, खट्टी मीठी गोलियों के चटखारे के साथ, पनीर भुजिया के साथ। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद सतमोला कमियों की चौपाल में। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला कमियों की चौपाल में कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमोला कमियों की चौपाल में अभी आप पूर्व में कमर्शियल ब्रेक पे जाने से पहले आप सुन रहे थे देश के वरिष्ठ कवि सुनेरी लाल वर्मा तुरंत, नौशाखा गाजी उन्नाव से, कन्नौज से, और मथुरा से अंजना अंजुम जी, इनको आप सुन रहे थे। अब हम जिनको आपके बीच में लेके आए हैं एक अलग अलग तरह के रंगों के, अलग अलग तरह के महक के जो पुष्प हमने एकत्र किए हैं, वो जो गुलदस्ता बन पड़ा है वो आपके सामने प्रस्तुत है। मैं इस गुलदस्ते के क्रम में आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे वयोवृद्ध कवि साथी हसमुख चतुर्वेदी जी को। हसमुख चतुर्वेदी जी मेरठ से हमारे बीच में पधारे हैं। बहुत ही अच्छे धुरंधर कवि हैं। अगर हम क्रिकेट की भाषा में कहेंगे तो वो ओपनिंग बैट्समैन भी कहलाते हैं कविता के। तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ 2-3 पंक्तियों के साथ। नेता नेता का उल्टा है ताने, नेता नेता का उल्टा है ताने, ताने बाने ऐसे ताने, ताने बाने से बन नेता, नेता बनता सर्व चहेता, चहेता बन करता उद्घाटन, उद्घाटन कर देता भाषण, भाषण में होता आश्वासन, आश्वासन क्या देता धोखा, धोखा खाती जनता भोली, भोली जनता जब जब बोली, बोली को सुन्नारा देता, देता क्या बुद्धि हर लेता, लेता वोट नोट गलमाला, माला डाले छेदी लाला, लाला करता जब घोटाले, घोटाले को नेता पाले, पाले पिस्टल डंडे पाले, पाले वो जो है वे विचारी। कविता भी लंबी है, नहीं तो मैं हसमुख चतुर्वेदी जी को नहीं प्रस्तुत कर पाऊँगा। मेरी कविताओं का आनंद लेना है तो आप हमारे जो ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है ईस्ट दिन, उस पर जा सकते हैं। मैं तो केवल एक पिच बिछाने का काम करता हूँ, पिच तैयार करने का काम करता हूँ। इस पिच पे मैं उतारने जा रहा हूँ वरिष्ठ कवि हसमुख चतुर्वेदी जी को। ये पंक्तियाँ उन्हीं के लिए थी। या जोरदार तालियों के साथ हसमुख चतुर्वेदी जी का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद प्रवीण जी। नेता की बात करी है तो सबसे पहले एक श्रद्धांजलि के रूप में मैं नेता को प्रस्तुत कर रहा हूं अपनी कविता के माध्यम से कि पशु सम्मेलन में एक नेता ने किया एक गौशाला का उद्घाटन। पशु सम्मेलन में एक नेता ने किया एक गौशाला का उद्घाटन। उद्घाटन के पश्चात नेता ने दिया भाषण। विषय था जीवों पर दया करो। विषय था जीवों पर दया करो। नेता बोला मान लीजिए कोई किसी गधे को घसीट रहा हो, बुरी तरह पीट रहा हो, मैं उसे जाकर बचा लूं, इसे आप क्या कहेंगे? एक श्रोता ने उठकर कहा भ्रात प्रेम। दूसरी रचना देखिए एक व्यंग्य की कि एक गंजे से पुलिस अधिकारी चौराहे पर खड़े थे। एक गंजे से पुलिस अधिकारी
चौराहे पर खड़े थे, जिन युवकों के बाल बड़े थे उनको रोककर उनके बालों को काट रहे थे, साथ ही साथ उन्हें बुरी तरह डांट रहे थे। दया आ रही थी उन गंजे से अधिकारी जी के हाल पर, क्योंकि वो कटे हुए बाल रख रहे थे संभाल कर। वाह! दया आ रही थी उन गंजे से अधिकारी जी के हाल पर, क्योंकि वो कटे हुए बाल रख रहे थे संभाल कर। एक कवि जी उधर से गुजर रहे थे, उनके चेहरे को देखकर लगता था जैसे किसी काव्य लोक में विचर रहे थे। अधिकारी जी ने उन्हें रोका, उनके बढ़े हुए बालों पे उनको टोका। कवि जी बोले, व्यर्थ में आप मेरा भेजा चाट रहे हैं, पहले आप ये बताइए सबके बाल आप क्यों काट रहे हैं। अधिकारी जी बोले, इन दिनों विदेशी हिप्पी बाल बढ़ाकर भारत में आ रहे हैं और उनसे बाल बढ़ाने का फैशन भारतीय युवक भी अपना रहे हैं। तुम्हें ज्ञात नहीं, इन दिनों पूर्व और पश्चिम संस्कृतियों का हो रहा परस्पर युद्ध है। विदेशी युवकों के सदृश केश बढ़ाना भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। कवि जी ने तर्क प्रस्तुत किया, यदि विदेशी हिप्पी चांद घुटवाकर भारत में आते और उनसे गंजे होने का फैशन भारतीय युवक भी अपनाते, तब आप उनके नए बाल कहाँ से लगाते। वाह! कवि जी ने तर्क प्रस्तुत किया। कवि जी ने कहा, तर्क प्रस्तुत किया, यदि विदेशी हिप्पी चांद घुटवाकर भारत में आते तो आप उनके नए बाल कहाँ से लगाते। अधिकारी जी बोले, ये बात हम आपको बाद में बताएंगे, ये जो कटे हुए बाल रख रहे हैं ये किस काम आएंगे। वाह वाह, बहुत अच्छे। कवि जी ने फिर कूटनी का दूसरा अस्त्र चलाया, जेब से 50 रुपए का नोट दिखलाया। कवि जी ने फिर कूटनीति का दूसरा अस्त्र चलाया, जेब से 50 रुपए का नोट दिखलाया। गुस्से में आकर बोले अधिकारी, क्या तुम खरीदना चाहते हो मेरी ईमानदारी। अब कवि जी घबराने लगे, पांव पड़कर गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे, हमने आपकी ईमानदारी पर संदेह किया, निसंदेह इसके दोषी हम हैं। पर अधिकारी जी धीमे से बीच में बोले, 50 रुपए कम है। बहुत अच्छी बात। अब देखिए, हमारे यहाँ साली और सलेज ये दो ऐसी हैं जिनका बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। परिवार का तो ये सेफ्टी वॉल्व होती हैं, परिवार को जोड़ने का काम करती हैं। तो देखिए, ये एक साली के ऊपर मैं रचना प्रस्तुत करता हूँ कि साली ने घर में आके पहले तो की नमस्ते। साली ने घर में आके पहले तो की नमस्ते, बोली कि जी जाजी तुम कुछ भी नहीं समझते। वाह वाह। साली ने घर में आके पहले तो की नमस्ते, बोली कि जी जाजी तुम कुछ भी नहीं समझते। अरे जीजा अगर हो तुम तो मैं हूँ तुम्हारी साली। तुम सूखे सूखे रहते, मैं हर समय हरी हूँ। तुम पिलपिले टमाटर, मैं मिर्च चरपरी हूँ। तुम सूखे सूखे रहते, मैं हर समय हरी हूँ। तुम पिलपिले टमाटर, मैं मिर्च चरपरी हूँ। अरे मैं हूँ पुलिस तुम्हारी, हाथों की हथकड़ी हूँ। तुम हो अगर पटाखा तो मैं भी फुल जड़ी हूँ। बहुत अच्छा। अब एक स्वागत सलेज पर देखिए, सलेज और साली ये सभी परिवार में होते हैं और इनका एक अपना महत्व है। हमने उसकी महिमा लिखी है, बहुत ससुराल में खातिर होती है हमारी इस वजह से। सलहज है बरखा रिमझिम, नंदोई होता पतझर। सलहज है बरखा रिमझिम, नंदोई होता पतझर। सलज नहीं हो तो होता जीवन का पहिया पंचर। कि रौनक हमारे मुख पर बस उस समय ही आती, रौनक हमारे मुख पर बस उस समय ही आती। हमको निहार कर जब सलहज है मुस्कुराती। बहुत अच्छे बात। हर हाल अच्छे होते उस वक्त हैं हमारे, हर हाल अच्छे होते उस वक्त हैं हमारे। जब पूछती है सलहज, क्या हाल है तुम्हारे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अक्सर ये पूछती है, क्या लोगे क्या बनाऊं, ठंडा पियोगे या फिर टाटा की चाय लाऊं। खुश हो के हम भी कहते, तुम हो कमाल जैसी, हम रेगिस्तान जैसे, तुम नैनीताल जैसी। वाह वाह। खुश हो के हम भी कहते, तुम हो कमाल जैसी, हम रेगिस्तान जैसे, तुम नैनीताल जैसी। तुम में बुद्धि ज्यादा, हम तो हैं शेख चिल्ली। अरे हम झूमरी तलैया, तुम राजधानी दिल्ली। वाह, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दद्दू, बहुत अच्छे दद्दू। वाह, दद्दू ने अपने क्या नाम ससुराल की अपनी, और वाकई में जहाँ साली सला जो ना हो तो वहाँ ससुराल में जाने को भी मन नहीं करता। तो ये उन्होंने अपनी पुरानी यादें ताज़े की हमारे दद्दू हसमुख चतुर्वेदी जी ने। अब मैं जिस कवित्री को आमंत्रित करना चाहता हूँ, मैं उस कवित्री के लिए डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की 2 पंक्तियाँ निवेदित करना चाहूँगा
कि नदी बोली समंदर से, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ, क्या मैं तेरी ही रुबाई हूँ। डॉक्टर विशाली शर्मा आगरा से हमारे बीच में उपस्थित है। डॉक्टर विशाली शर्मा जी नमस्कार सभी को। एक व्यंग कटाक्ष रचना आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें जीवन की कटु सच्चाई को थोड़े से व्यंग में और हल्के फुल्के अंदाज में प्रस्तुत करने की मैंने कोशिश की है। तो इस तरह से है, स्वागत। कि जेब में दौलत और टैलेंट, जेब में दौलत और टैलेंट, सूरत क्यूट जरूरी है, सच है ये अरे आज के युग में एटीट्यूड जरूरी है। जेब में दौलत और टैलेंट, सूरत क्यूट जरूरी है, सच है ये अरे आज के युग में एटीट्यूड जरूरी है। बात करो तो सोच के बोलो, बात करो तो सोच के बोलो, कुछ मिलके थोड़ा गैप भी ले लो। चाल तनी भाई पैरों में, चाल तनी भाई पैरों में, अरे शाही बूट जरूरी है, सच है ये अरे आज के युग में एटीट्यूड जरूरी है। मदद करो तो मासूम लगोगे, मदद करो तो मासूम लगोगे, पर इज्जत नहीं मिल पाएगी। पुण्य की दौलत भले मिले पर यहाँ शोहरत नहीं मिल पाएगी। संसारी बनकर जीना है, संसारी बनकर जीना है, तो सैल्यूट जरूरी है। बहुत अच्छे वैशाली, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे। धन्यवाद। खामोशी भी बहुत जरूरी, अंदर रखो हर मजबूरी, खामोशी भी बहुत जरूरी, अंदर रखो हर मजबूरी। भोलापन ना हो तो चलेगा, भोलापन ना हो तो चलेगा, पर नीति कूट जरूरी है, सच है ये अरे आज के युग में एटीट्यूड जरूरी है। आगे है कि सीधे पेड़ ही काटे जाते, मीठे फल ही बांटे जाते, सीधे पेड़ ही काटे जाते, मीठे फल ही बांटे जाते। जान बचानी है तो भैया, जान बचानी है तो भैया, टेढ़ा रूट जरूरी है, सच है ये अरे आज के युग में एटीट्यूड जरूरी है। और इंटरनेट त्योहार मनाता, रिश्तों की परिभाषा बताता, इंटरनेट त्योहार मनाता, रिश्तों की परिभाषा बताता। स्टेटस और डीपी बोले, स्टेटस और डीपी बोले, पर व्यक्ति म्यूट जरूरी है, सच है ये अरे आज के युग में एटीट्यूड जरूरी है। और कभी कभी एब्सेंट भी हो लो, नाराज कुछ परसेंट भी हो लो, कभी कभी एब्सेंट भी हो लो, नाराज कुछ परसेंट भी हो लो। ना कहने की भी आदत डालो, ना कहने की भी आदत डालो, और कभी झूठ जरूरी है, सच है ये अरे आज के युग में एटीट्यूड। जेब में दौलत और टैलेंट, सूरत क्यूट जरूरी है, सच है ये अरे आज के युग में एटीट्यूड। ये थी डॉक्टर वैशाली शर्मा। बहुत ही एटीट्यूड जरूरी है, बहुत ही अच्छे काफियों का प्रयोग किया। और सबसे बड़ी बात है कि जो कवित्रियाँ होती हैं ना, कवित्री, पहली बात तो कवित्री बड़ी दुर्लभ होती हैं, और आजकल जो कवित्री के रूप में सामने प्रस्तुत हो रही हैं उनका केंद्र कहीं और होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि कवित्री मूल रूप से कवित्री होना, मूल रूप से कवित्री होना, उसके साथ शब्दों की संयोजना करना, चाहे वो गीत हो, चाहे गज़ल हो, चाहे वो हास्य व्यंग हो। हास्य व्यंग को गीत के रूप में प्रस्तुत करना, आपने अल्लड़ बीकानेरी जी की परंपरा का निर्वहन किया है। अल्लड़ बीकानेरी जी गज़ल, गीत गज़ल अपनी गेयता के साथ प्रस्तुत करते थे। अल्लड़ बीकानेरी जी हमारे कार्यक्रम के संरक्षक भी रहे हैं। ओम प्रकाश आदित्य जी हमारे संरक्षक रहे हैं। देश का ऐसा कोई वरिष्ठ कवि नहीं है जिसमें यहाँ पर आकर के नवांकुर कवियों को अपनी प्रभा मंडल से पल्लवित ना किया हो। और अब मैं जिस कवित्री को, एक और हमारे बीच में कवित्री उपस्थित हैं, बहुत ही शीर्षस्थ कवित्री
अगर हम नहीं भी मानते तो, लेकिन एक इनके अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो कवित्री है बड़ी संजीदगी की कविता करती हैं। आप शिक्षिका हैं, आप के अनेक काव्य संग्रह आ चुके हैं। आप है, उनका नाम होता है सीमा एच दहिया। सीमा एच दहिया संजीदगी कविता के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि संजीदगी के साथ सामाजिक सरोकार से भरी ओतप्रोत रचनाओं का आप वाचन करती हैं। मैं इनके लिए मैं 2 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। इस धरा पे ये क्या हो गया, इस धरा पे ये क्या हो गया, प्यार दिल से विदा हो गया, हाथ बेचैनियां ही लगी, हाथ बेचैनियां ही लगी, चैन जाने कहाँ खो गया, चैन जाने कहाँ खो गया। वाह, वाह, वाह। सीमा एस दहिया जी, जोरदार तालियों के साथ। धन्यवाद परवीन जी, मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। और मैं अपनी 2 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूंगी कि देश के दिल दिल्ली में रहती हूँ, मैं शब्दों से अपने एक नहीं कई कहानी कहती हूँ, मैं शब्दों से अपने एक नहीं कई कहानी कहती हूँ। और इसी कड़ी में बहुत सारी है लय मेरी, तुम किस लय में बंधना चाहते हो, तुम्हें बांधूं प्रेम रस से या वीर रस में तुम्हें भिगो दूं, तुम्हें भक्ति के पाश से बांधूं या श्रृंगार रस से तुम्हें सजा दूं। बहुत सारी है लय मेरी, तुम किस लय में बंधना चाहते हो। बहुत अच्छा। और किसी भी लय में जिनको नहीं बांधा जा सकता, किसी वक्त में जिनको नहीं बांधा जा सकता, उन्हीं श्री कृष्ण जी को अर्पण मेरी ये पंक्तियां कि वो तेरा चले जाना गीता का ज्ञान देकर, वो तेरा चले जाना गीता का ज्ञान देकर, है जरूरत इस धरा को, है जरूरत इस धरा को फिर से कान्हा तुम्हारी, कि चले आओ, कि चले आओ एक बार फिर से बन के तुम बाके बिहारी, चाहे जिसको तुम बना लो, चाहे जिसको तुम बना लो, नंद बाबा और यशोदा मैया तुम्हारी, के खेलो इस धरा पर, के खेलो इस धरा पर एक बार फिर से बन के तुम मोहन मुरारी। या लगता है तुमको, या लगता है तुमको है नहीं इस धरा पर ऐसी कोई नारी, जिसमें हो वो गुण की बन सके यशोदा मैया तुम्हारी। बहुत अच्छा है देव की मैया यहीं पर, यही है यशोदा मैया तुम्हारी। क्या बात। नर पिशाचों से ही छिप कर, नर पिशाचों से ही छिप कर वो देखती है राह तुम्हारी, कि चले आओ, कि चले आओ एक बार फिर से बन के तुम बाके बिहारी। और महाभारत और रामायण ऐसे 2 महाकाव्य हैं हमारे कि हमारी संस्कृति का पूरा बखान करते हैं। तो आज रामायण के एक अंतिम क्षणों को लेकर आई हूं मैं, रावण के अंतिम क्षणों को जी। तो सुनिएगा कि काल के विकराल पाट खुलने में अभी देर थी, काल के विकराल पाट खुलने में अभी देर थी, सामने रावण के उसकी अपनी सेना ढेर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बादलों की गर्जनों से, बादलों की गर्जनों से पहली बार कपाया वो, वरना अभी तक तो था, वरना अभी तक तो था दूसरों के लिए ही डर का साया वो। कहाँ दम था उसमें इतना,
कहाँ दम था उसमें इतना कि उठ के फिर खड़ा हो। लग रहा था मानो दंभ व्यभिचार क्रोध घृणा लोभ लालसा, लग रहा था मानो दंभ व्यभिचार क्रोध घृणा लोभ लालसा, सब का सब उसी के साथ रणभूमि में लाचार सा पड़ा हो, लाचार सा पड़ा हो। बहुत अच्छा, बहुत चाहते जो श्री राम तो, चाहते जो श्री राम तो छोड़कर उसे चले जाते वो रणभूमि से। और अब देखिएगा श्री राम की महिमा कि क्यों उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है, कि चाहते जो श्री राम तो छोड़कर उसे चले जाते वो रणभूमि से, नहीं कहते वो लक्ष्मण से देखो जा रहा है धरा से, वो नीति राजनीति और शक्ति का वो ज्ञाता, नीति राजनीति और शक्ति का वो ज्ञाता, जाओ उससे कुछ तो ज्ञान लेके आओ भ्राता, जाओ उससे कुछ तो ज्ञान लेके आओ भ्राता, शीश के समीप जा, शीश के समीप जा लक्ष्मण जो खड़े हुए, शीश के समीप जा लक्ष्मण जो खड़े हुए, वचन रावण के मुख में ही थे बाधित हुए। श्री राम ने फिर लक्ष्मण से यूं कहा, श्री राम ने फिर लक्ष्मण से यूं कहा, है पहली शिक्षा तो यही, है पहली शिक्षा तो यही, ज्ञान लेने वाले का स्थान होता है ज्ञान देने वाले के चरणों के पास ही। जो आज हम भूल गए हैं कि एक शिक्षक का स्थान कहाँ होता है, कि ज्ञान लेने वाले का स्थान होता है ज्ञान देने वाले के चरणों के पास ही। रावण ने फिर यूं कहा, रावण ने फिर यूं कहा, तीन शिक्षाएं मेरी मेरे जीवन से लो और अपने ध्यान में धरो, तीन शिक्षाएं मेरी मेरे जीवन से लो और ध्यान में धरो, कि शुभश्यम शीघ्रम। पहली शिक्षा तो है यही कि शुभश्यम शीघ्रम, शुभ काम में किसी देरी ना करो, अशुभ को जो टाल दो, अशुभ को जो टाल दो तो भला सभी का करो, छोटा किसी को समझो नहीं, छोटा किसी को समझो नहीं, है मेरे पतन का कारण यही। और तीसरी शिक्षा थी यही, जीवन का कोई राज किसी से कहो ही नहीं, जीवन का कोई राज किसी से कहो ही नहीं। अंतिम ये बातें रावण की थी ज्ञान से भरी, अंतिम ये बातें रावण की थी ज्ञान से भरी, न जाने उसने पहले से क्यों ध्यान ना धरी। जीवन में हमारे भी होता है अक्सर यही, जीवन में हमारे भी होता है अक्सर यही, हमें भी होश आता है कर्म करने के बाद ही, तो क्यों न हम भी छोड़ दें, तो क्यों न हम भी छोड़ दें दंभ व्यभिचार क्रोध घृणा लोभ लालसा, आज और अभी, आज और अभी, आज और अभी। बहुत अच्छे सीमा, बहुत अच्छे सीमा। प्रारंभ में जिस टाइम आप कविता कर रहे थे तो उस समय जब आपने कविता की तो मैंने कहा कि ये तो गीतकार है, लेकिन उसके बाद जब आपने 5 झंडे का शंख नाद जब किया, ये कविता जो रावण के, जो सही मायने में रावण परम विद्वान था, और शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षक द्रोणाचार्य का भी चरित्र को हमने कई बार विकृत करने का प्रयास किया। द्रोणाचार्य एकलव्य की बात करते हैं, हम बात करते हैं रावण की। रावण का अगर केवल एक प्रसंग निकाल दें कि वो अगर अपनी बहन के अपमान का कोई रास्ता दूसरा ढूंढता तो वह एक श्रद्धे का पात्र रावण प्रारंभ से रहा है। पूरे श्रीलंका में, मैं श्रीलंका साहित्य की यात्रा में रहा हूँ, पूरे श्रीलंका में आप लगा लीजिए, जहाँ पर वो उसकी जन्म स्थल तो अपना नोएडा के विसरक गांव के पास बताते हैं, लेकिन जो रावण का जो अपना राज था श्रीलंका के अंदर, पूरे श्रीलंका के अंदर केवल एक रावण की एक प्रतिमा मिलेगी। और वो रावण की प्रतिमा वो भी इस स्थिति में है कि उसको, जैसे यहाँ पर अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को एक समय आया, मंडल कमंडल का दौर आया, तो उस समय उनकी प्रतिमाओं के साथ जो हाल आम जनता ने किया था, वहाँ पर वही स्थिति है कि रावण की प्रतिमा का एकमात्र प्रतिमा है, उसको भी जंगले में सुरक्षित रखा गया है। यानी कि श्रीलंका के अंदर भी बहुत रोष है रावण के उस कृत्य के लिए, जो उसने कृत्य, अगर उसने अपनी बहन के सम्मान का रास्ता कुछ और समाधान कुछ और निकाला होता। तो मैं आपकी इस रचना के लिए आपको साधुवाद देता हूँ। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे बीच में एक सकल सूरत सीरत से हरकीरत जी हमारे साथ बैठे हैं। वैसे तो मतलब नामांकुर श्रेणी में है, लेकिन मैं उनको नामांकुर कह करके मैं उनका सम्मान में कमी नहीं करना चाहता। ये उनकी पुस्तक है, बहुत ही शानदार पुस्तक है, चिकनी चुपड़ी। चिकनी चुपड़ी यानी कि एक रोटी होती है, रोटी जो चूल्हे से निकलती है, उस पर हल्का सा देसी घी लगा दिया जाता है, उसमें से जो क्या नाम एक सौंधी महक, उड़ती उड़ती महक आती है। चिकनी चुपड़ी कविताओं की
अब इन्होंने पता ही है, अब यही वाली बात है, नामांकुर वाली बात है, चिकनी चुपड़ी कविताओं के साथ कविताओं की खिचड़ी भी कर दी है। अब कविताओं की खिचड़ी में से चलो हम यही मान लेते हैं, कविताओं की खिचड़ी में जब देसी घी डाला जाता है तो खिचड़ी स्वादिष्ट हो जाती है। वैसे तो काफ़ी अपनी पसंद है, ये अपनी कविताएं लेके आए हैं, लेकिन मैं इनकी 2 प्रतिनिधि रचनाओं के लिए मैं हरकीरत सिंह जी ग्रेटर नोएडा से हमारे बीच में पधारे हैं। एक तो इनकी पिता पुत्री की कविता बहुत अच्छी है, एक शहीद और मैं 2 कविताओं के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगा। तो उसमें इनके कविता के साथ मैं इनको 2 पंक्ति क्या दूं, कविता की पंक्ति देने के साथ साथ जो सबसे बड़ा जो विषय है वो ये है कि स्वयं में एक हमारे बीच में सिंह बंधु उपस्थित हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ हरकीरत सिंह जी। राजेश्वर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आज एक मौका दिया यहाँ पे आने का और अपनी कुछ लेखनी को सबके सामने प्रस्तुत करने का। तो मेरी बड़ी हल्की फुल्की कविताएं हैं जितनी भी हैं, और मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी एक आइसक्रीम की तरह है। इससे पहले कि ये पिघले, इसका आनंद लीजिए, इसका लुत्फ लीजिए। ये गौर गोपाल दास जी की लाइनें हैं, लेकिन मेरे को अच्छी लगी और प्रेरणादायक लगी, तो मैंने सोचा मैं शेयर करता हूँ आज अपना काव्य पाठ शुरू करने से पहले। उसके बाद मैं आता हूँ मेरी बहुत ही प्रिय ये कविता है, पिता पुत्री के प्रेम के ऊपर है, बंधन के ऊपर है। पिता पुत्री में बंधी होती है एक डोर, पिता पुत्री में बंधी होती है एक डोर, होता नहीं इनके प्यार का कोई भी और छोर। इस अनोखे बंधन का हम करें क्या बयानात, रब की बिछाई ये तो अनोखी एक बिसात। बहुत अच्छे। रब की बिछाई ये तो अनोखी एक बिसात। छोटी सी थी वो कल की है बात, छोटी सी थी वो कल की है बात, बड़ी हुई कब बीते सब दिन रात, बड़ी हुई कब बीते सब दिन रात। वक्त का ना पता चला लगे ख्वाबों सी सौगात, वक्त का ना पता चला लगे ख्वाबों सी सौगात। नम हो उठती हैं आंखें, नम हो उठती हैं आंखें, जब भी अकस्मात, कब आई फिर गई कब वो लेके फेरे साथ। वाह, बहुत अच्छा। कब आई फिर गई वो कब वो लेके फेरे साथ। पहले नन्ही उंगली छूटी, फिर छूट जाता हाथ, पूछता हूँ उस रब से दिया क्यों इतना छोटा साथ, पूछता हूँ उस रब से दिया क्यों इतना छोटा साथ। थैंक यू। एक और कविता के लिए मैंने अनुरोध करूंगा, जो शहीद पर कविता है। शहीद एक्चुअली हमारी सीमा पे सुरक्षा के लिए हमारे सैनिक लोग लगे हुए रहते हैं, लेकिन आए दिन ही उनके बलिदान की खबरें मिलती रहती हैं, तो बहुत तकलीफ होती है कि उनके परिवार वालों का क्या कष्ट होगा, उनके परिवार वाले क्या सोचते हैं, और उनका क्या कसूर था परिवारजन का, जिन्होंने अपने प्रिय को खो दिया देश की रक्षा करते हुए, जो उन्होंने शहीद हुए। शहीद और उसके जन। एक शहर वो पहर, वक्त भी जब गया था ठहर, खबर सुन जी गया था सिहर। ये कैसा विधि का है विधान, ये कैसा विधि का है विधान, होता है क्यों ऐसा इंसानी नुकसान, होता है क्यों ऐसा इंसानी नुकसान। इंसाफ का नहीं कोई भी प्रावधान, पत्नी को बच्चों को अब समझाएं क्या, पत्नी को बच्चों को अब समझाएं क्या, क्यों होता है ये सब बताएं क्या। मिला कभी तो पूछ ही लेंगे उस रब से, मिला कभी तो पूछ ही लेंगे बता है भगवान, करें क्या शहीद और उसके जन, करें क्या शहीद और उसके जन। समझाएं कैसे कसूर किसका है क्या, समझाएं कैसे कसूर किसका है क्या, बदलेगा कब विधि का ये विधान, भगवान तू तो बता, बदलेगा कब विधि का विधान, भगवान ये तो बता। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
ये थे सरदार हरकीरत सिंह जी ढींगरा। हमारे बीच में हरकीरत सिंह ढींगरा जी ग्रेटर नोएडा से पधारे थे। और बहुत सबसे बड़ी बात है कि इस उम्र में आपने लिखना प्रारंभ किया, कविता का लिखना का प्रारंभ किया। और मैं बताऊं आपको कि 84 वर्ष की आयु में एक जहाज़ पे विवेकानंद जी यात्रा कर रहे थे, पानी की जहाज़ पे, तो सामने देखा एक बुजुर्ग 84 साल से ऊपर का, वो किताब पढ़ने में मशगूल था। उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आप क्या पढ़ रहे हो? कहते कि मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। कहते एग्ज़ाम? आश्चर्यचकित हो गए। कहते क्यों? पढ़ने लिखने की क्या कोई उम्र होती है? ये एक प्रेरणादायी एक संस्मरण आपके सामने इसलिए प्रस्तुत किया हरकीरत सिंह जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पिताजी भी आचार्य जगदीश आर्य जी, जिनकी ये स्मृति में कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 18 वर्ष पूर्व, उन्होंने भी कविता मंच पे 78 की आयु में आना प्रारंभ किया और केवल मात्र 2 वर्ष के काव्यपाठ के मंचों पे काव्यपाठ में पूरे देश भर में छा गए और राष्ट्र कवि के रूप में स्थापित हुए। ऐसे थे आचार्य जगदीश आर्य। ये उनकी स्मृति में कार्यक्रम है सतमोला कवि चौपाल। और अब एक वीडियो सेगमेंट के रूप में हम जिनको आमंत्रित करना चाहते हैं वह है देश की एक वरिष्ठ कवित्री माधवी मिश्रा जी। माधवी मिश्रा जी लखनऊ से हैं और ये भी जो मैंने कहूँ ना कि केवल कोई आयु नहीं होती। आप अभी देख रहा होगा कि अभी कल ही एक 10 वर्ष से भी कम एक बच्चा है, शिशु है, उसने जैन मुनि की दीक्षा ली है। आप लगाइए, आध्यात्म की एक प्रकाष्ठा, एक व्यवसायी का एक पुत्र, एकमात्र पुत्र, उसने कल सुंदरी जी महाराज से कल दीक्षा ली है मुनि की। और वही मैं कह रहा हूँ कि कोई कविता की पढ़ने की करने की कोई आयु नहीं होती। और आज हम जितने भी टीवी शो पे देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे डांस कंपटीशन में जाते हैं और तरह तरह की चोली के पीछे क्या है कि जैसे जब वो डांस करते हैं तो वहाँ की मानसिकता क्या होती है। हम छोटी छोटी बच्चों से अगर ऐसे डांस करवाएंगे तो हम क्या संस्कार देंगे? संस्कार दिए नहीं जाते, संस्कार साथ साथ जिए जाते हैं। तो संस्कार को जीने का जो एक टैलेंट सिखाने का जो नाम है वो सतमोला कवियों की चौपाल है कि सीख जीना मीत मुझसे, मैं एक जीने की कला हूँ, मैं उजाला दीप का हूँ, दीप बन तिल तिल जला हूँ। सीख जीने की कला जो है, सीख जीने की कला सिखाने की कला है सतमोला कवियों की चौपाल। और अब वीडियो सेगमेंट के रूप में एक हमारी वरिष्ठ कवित्री माधवी मिश्रा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं, जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं माधवी मिश्रा लखनऊ से आप लोगों का आशीर्वाद चाहूँगी। शीतल मधुर प्रिय चांदनी प्रेयसी तुम्हारा रूप ये, दो अधर निर्दोष संगिनी ओस जो मदिरा झरे, ये सजल चंचल तुम्हारी झील सी चितवनी प्रिय, दे रही मुझको चुनौती लाज का घूंघट लिए, दे रही मुझको चुनौती लाज का घूंघट लिए। ये तुम्हारा केस घट आदित्य को उलझा रहा, विधुमुखी कैसे कहूँ घन और छाता जा रहा, विधुमुखी कैसे कहूँ घन और छाता जा रहा। दीप माटी का बना मैं खिड़कियों से झांकता, टिमटिमाती लौलिए तब आज पौरुष आंकता, टिमटिमाती लौलिए तब
आज पौरुषों का तुम चतुर्दिक छा रही बन रश्मियाँ स्वप्निल धवल खिल रहे पग धूल से हैं बिछ रहे हर पल कमल खिल रहे पग धूल से हैं बिछ रहे हर पल कमल रात की चुनरी के गोटे स्वयं ही तुम टाँकती मंद तिरछे देख कर फिर धैर्य मेरा आंकती मंद तिरछे देख कर फिर धैर्य मेरा आंकती क्यों अनादर कर रही मेरी सुधा इस प्यास का ले चुकी सारी परीक्षा आस दो विश्वास का ले चुकी सारी परीक्षा आस दो विश्वास का मैं तुम्हारे रूप में तुम कुंजड़ों अनुराग का मैं तुम्हारे रूप में तुम कुंजड़ों अनुराग का ये है हमारी अर्चना वरदान दो इस त्याग का ये है हमारी अर्चना वरदान दो इस त्याग का शीतल मधुर प्रिय चांदनी प्रेयसी तुम्हारा रूप शीतल मधुर प्रिय चांदनी प्रेयसी तुम्हारा रूप दोधर निर्दोष संगी ओस जो मदिराज रे दोधर निर्दोष संगी ओस जो मदिराज रे शीतल मधुर प्रिय चांदनी प्रेयसी तुम्हारा रूप आपको कैसा लगा माधवी मिश्रा जी का ये काव्य पाठ वीडियो सेगमेंट के रूप में? आप भी हमारे सतमोला कवियों की चौपाल में आजीवन सदस्य बनकर के निरंतर आप काव्य पाठ कर सकते हैं। 5 साल आजीवन सदस्यता हमारी होती है। और आप कविता का में अगर मैं कहूँ, एक बड़े व्यंग में हम बोलते थे, अगर कविता के कीड़े ने आपको काट लिया, यानी कि आपके अंदर कीड़ा उत्पन्न हो गया है कविता करने का, तो भी आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सतमोला कवियों की चौपाल में यदि आप शामिल होना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर चल रहे स्क्रॉल पर नंबर चल रहे 9711182183 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, सतमोला कवियों की चौपाल आपको जानकर हर्ष होगा, साधना चैनल के सभी वेब पोर्टल्स पर हमारे अलग अलग प्रीमियर शो होते हैं। उसके साथ ही साथ एक सुनिश्चित समय 11 बजे हर खबर, जो साधना चैनल का ग्रुप चैनल है, न्यूज़ चैनल है, हर खबर पर आप प्रत्येक रविवार रात्रि 11 बजे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। सतमोला कवि चौपाल में अगले रविवार फिर मिलते हैं नए और श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवि के साथ। नमस्कार। सतमोला कवि चौपाल में आज इस क्रम में जो हम 18 वर्ष हमारा पूर्ण होने वाला, उसके कुछ माह पूर्व हम आमंत्रित हमने किया है। हमारे बीच में विशेष सहयोगी, हमारे इस सतमोला कवि चौपाल के विशेष सहयोगी स्पीडवेल के डायरेक्टर श्री नीरज गुप्ता जी। आप एक फिल्मकार भी हैं, आपने कुछ फिल्मों में अपना छोटी छोटी भूमिकाएं भी अदा की है। अभी जो फिल्म आने वाली जग्गू के लालटेन, उसमें भी आपने प्रमुख अभिनय उसमें किया है, भूमिका अभिनीत की है। और आपकी एक फिल्मों की अपनी क्या नाम है कंपनी का? श्री हंस आर्ट्स एंड क्रिएशन के आप निदेशक भी होते हैं।
और सतमोला कवियों चौपाल के आप हमारे विशेष सहयोगी भी हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, 2 शब्द आप हमारे सतमोला कवियों चौपाल के लिए आप हमें आशीर्वाद स्वरूप हमें दें। नीरज गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं अपनी तरफ से कि कवियों की चौपाल जो आपका एक ये कार्यक्रम पिछले काफ़ी वर्षों से चल रहा था, इसके 18 वर्ष आप पूर्ण कर गए हैं, व्यस्त हो गए हैं। मैं ये बोलूँगा आपको, यह कार्यक्रम एक पूरी तरह से व्यस्त हो चुका है और एक बहुत ही मनोरंजक और एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम आपने आयोजित किया है। आज हमारे मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय रामनिवास गोयल जी, हमारी दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष जी, आज हमारे बीच मेहमान के रूप में उपस्थित हैं। गोयल साहब से निरंतर मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है और हमारे आज कार्यक्रम में सहभागी बने तो मुझे बहुत ही खुशी हुई यह सब देख करके। और यह एक ऐसा कार्यक्रम है निरंतर चलता आ रहा है और पता नहीं कब तक चलता रहेगा, लगता है अनंत काल तक चलता रहे। मेरी तो यही प्रार्थना रहेगी ईश्वर से, जिसमें नए नए कवियों को आपने यहाँ पे कार्यक्रम में आने का मौका दिया है, उन कवियों को अपनी जो प्रतिभा थी उनकी उसको सामने लाने का एक बहुत अच्छा आपने अवसर दिया है। एक अपने स्क्रीन प्रदान करी है, टीवी पे भी आप आ रहे हैं और मैंने सुना हज़ारों कवियों को यहाँ से आप 10,000 कवियों को यहाँ से आप मौका दे चुके हैं। बहुत बड़ी बात है, एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि और बड़े बड़े नाम। आज जो कवियों का जो एक कवि समाज है, कवि का जो संसार है कविताओं का, उसमें जो बड़े बड़े नाम है आज वो काफ़ी सारे कवि आपके यहाँ से निकल चुके। मेरा तो खैर दूसरा ही कार्यक्रम है आपके साथ, दूसरा ही एपिसोड, और मेरी इच्छा रहेगी आपके साथ और भी एपिसोड्स में मैं आपके साथ भाग ले सकूं। और एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आप कर रहे हैं, इसी प्रकार से निरंतर करते रहें। और सतमोला जो आपके प्रमुख सहयोगी हैं वो भी आपके साथ इसी प्रकार, और हमें भी जो भी आपके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा आगे भी, तो मैं उसके लिए भी। और आज जो मेरे साथ हैं इस कार्यक्रम के लिए विशेष, जिनका मैं आभार इसलिए व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद मेरे साथ इस कार्यक्रम का भार 18 वर्ष से आप अपने कंधे पे आपने चढ़ा रखा है। और ये सामूहिकता के भाव, आप एक एंगल साधना टीवी है, राकेश गुप्ता जी हैं, एक एंगल श्री अनिल कुमार मित्तल जी हैं, सतमोला है, और एक एंगल कवियों की चौपाल है। आज अगर क्या नाम हम सोचें सतमोला अलग चल सकता है कार्यक्रम कविता के साहित्य में, या कवियों की चौपाल अलग चल सकता है, तो ये असंभव है बिल्कुल। और ये एक ऐसा एक ईश्वर प्रदत्त गठबंधन हो चुका है तीनों का। सतमोला कवियों की चौपाल, चाहे वह सब दशहरे पे इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, कम से कम 10-15 लाख का बजट का कार्यक्रम अकेले आप रामलीला में, बालाजी रामलीला में आप करते आ रहे हैं। कोरोना काल के बीच में बेशक ना हुआ हो, तो वो सतमोला कवियों की चौपाल का कवि सम्मेलन हो, और चाहे 2004 15 अगस्त 2004 के प्रारंभ के 4 एपिसोड हों, उसकी ये अनवरत यात्रा किस प्रकार चल रही है, मैं उसके लिए श्री अनिल मित्तल जी हमारे इस कार्यक्रम के अगर मैं कहूँ तो अभिभावक हैं। अभिभावक के नाते मैं श्री अनिल मित्तल जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वह अपना आशीर्वाद सतमोला कवियों की चौपाल के नवांकुरों को दें। श्री अनिल मित्तल जी। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप, सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और आज मुझे बहुत खुशी है कि सतमोला कवियों के चौपाल में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी, जो मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, उनका मेरे को सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो मुझे बड़ा खुशी है। और मैं चाहूँगा कि आगे भी वो ऐसे हमें अपना आशीर्वाद बनाए रखें हमारे पे। और मुझे एक विश्वास नहीं होता, एक सपने की तरह लगता है कि 18 साल पहले जब प्रवीण जी मेरे पर आए कि मैं किसको कवियों का एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा यार ऐसे ही थोड़े टाइम के लिए ये अपना टाइम पास करना चाहते हैं, तो मैंने इनको हाँ कर दी। मैंने कहा चलिए आप करिए, और हम लोगों ने साधना टीवी पे इसका सफ़र शुरू करा, और आज 18 साल हो गए लगातार करते हुए। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है इससे जुड़कर, इनके साथ सदियों के सतमोला कवियों के चौपाल में मुझे मौका मिला इसके थ्रू। आज कवियों की जो कवि वर्ग है हमारा, ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग है कि ये अगर हम इसको प्रोत्साहन नहीं देंगे तो धीरे धीरे ये लुप्त होता जाएगा। तो आज ये संस्कृति को उसको बचाने के लिए अगर सतमोला परिवार इसके साथ जुड़ा हुआ है तो बड़े एक सौभाग्य की बात है, और मैं हमेशा इसके साथ जुड़ा रहूँगा। और प्रवीण जी और मेरा साथ जैसे चल रहा है, मैं कहूँगा ज़िंदगी भर ये प्रोग्राम जब तक भी चलाएं वो चलता रहे, और सतमोला परिवार इसमें हमेशा जुड़ा रहेगा। धन्यवाद।